जो 90% और 60% और 30% वाले जो बच्चे हैं उनके बीच यही डिफरेंस है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। एज यू नो, आई एम चंचला एंड आज मैं आप लोगों को फिर से इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। एज यू ऑलवेज नो दैट आई स्टार्ट विथ अ कोटेशन, सो आज का कोटेशन भी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। So today's quotation is, the scariest moment is always just before you start. The scariest moment is always just before you start. After that, things can only get better. है ना? So the scariest moment, यहाँ पे scariest moment क्या है? Scariest का मतलब होता है सबसे डरावना पल। तो सबसे डरावना पल ऑलवेज स्टार्ट्स जब आप शुरू करते हैं कोई चीज, उसके ठीक पहले वाला जो मोमेंट है वो है आपका स्कैरियस्ट मोमेंट। ठीक है, तो स्कैरियस्ट यानी होता है डरावना। कुछ भी चीज जो हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जब भी हम वो स्टार्ट करने जाते हैं वी फील फियर, हमें डर लगता है क्योंकि वी डोंट नो। नो नॉलेज इज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमें डर लगता है। तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले डरना इज वेरी नेचुरल, सो डरने की कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, आफ्टर द थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, जैसे आपने शुरू कर दिया डर अपने आप जो है वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द कोटेशन। तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले कि कैसे करे, क्या करे, क्यों करे, कब करे, मुहूर्त दिखवाए, उसका टाइमिंग ले, बहुत कुछ होता है स्टार्ट करने के पहले। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन समटाइम्स मेक्स यू फेल टू स्टार्ट। ज़्यादा तैयारी करने के चक्कर में हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, विच इज़ द वर्स्ट केस। तो इट्स बेटर कि आप जो है स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम पूरा प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो टुडे अ की स्किल फॉर राइटिंग। राइटिंग जो है, आपको पता है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश में क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में 40 मार्क्स राइटिंग्स पे है, राइटिंग एंड कंपोजिशन। तो राइटिंग स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन अ एनी लैंग्वेज, वेदर इट्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के 4 मेजर स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, तो राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो उसके अलावा कौन कौन सा है? रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है और साथ में राइटिंग भी है। सो राइटिंग चारों स्किल में एक बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए, इसीलिए आप इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। तो आज हम लोग क्या लिखना सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विथ अ पैराग्राफ। आज हम लोग एक पैराग्राफ लिखना सीखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है फॉर क्लास 10th। और जब आप 12th के एग्जाम्स देंगे तो उसमें ऐसे आता है 100 to 200 वर्ड्स का लिखने के लिए। तो राइटिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट और हमेशा आपको लिखना ही पड़ता है। सो राइटिंग, अब हम लोग देखेंगे कि राइटिंग पैराग्राफ कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या करके हम एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है? मैनी अ टाइम्स हम लोग देखते हैं बुक्स में कि कुछ चंक ऑफ सेंटेंसेस एक जगह लिखे हैं, फिर कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, देन अगेन कुछ चंक ऑफ सेंटेंसेस दूसरे जगह लिखा हुआ है। सो वी कम टू नो कि ये जो एक साथ लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन वो एक साथ क्यों होता है और उसमें क्या ऐसी खास बात है कि वो एक साथ होता है, बाकी चीज नहीं होता है उसमें? जस्ट अ मिनट। तो पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन
ऑफ सेंटेंसेस अबाउट सम। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि आप जब बुक्स में देखते हो कि कुछ चंक ऑफ सेंटेंसेस हैं, कुछ एक साथ कुछ सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस किस चीज के बारे में है? वो है कुछ आइडियाज के बारे में, ठीक है। फिर वो है कुछ आइडियाज के बारे में। अब आइडियाज क्या होता है, आप सोचिए कि आइडियाज क्या होता है। आपके दिमाग में पर डे पर मोमेंट कुछ ना कुछ आइडियाज किसी ना किसी चीज के बारे में जरूर आते होंगे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिखने के बारे में, तो लिखने के बारे में भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं। कि मैंने आपको बताया कि लिखना क्या होता है, व्हाट इज राइटिंग। तो राइटिंग व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, आइडियाज और एनीथिंग, दैट मीन्स यू आर एबल टू राइट। फिर उसके बाद आइडियाज के बाद और क्या लिखते हैं हम लोग? टॉपिक, है ना, टॉपिक्स लिखते हैं। फिर कंटेंट और इश्यूज। तो आई बेसिकली पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस अबाउट सम आइडियाज, सम टॉपिक, सम इश्यूज एंड सम कंटेंट। So as I have told you कि what is paragraph? Paragraph is a combination of sentences about some ideas, content, topic, issues. Now you will have a question कि ये सब क्या होता है? आइडिया क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, इश्यूज क्या होता है। बिकॉज समटाइम्स सारे वर्ड्स एक जैसे ही लगते हैं, बट सब में थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, इसीलिए देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम मीनिंग ऑल्सो। तो अब आइडियाज क्या है, अब इसको देखने के लिए आपको मैं नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। आइडिया क्या है? तो आइडिया एनी काइंड ऑफ थॉट, एनी काइंड ऑफ थॉट्स जो है वो आइडिया है। फिर क्या है? एनी काइंड ऑफ थॉट, एनी काइंड ऑफ बिलीफ, ओपिनियन, ये सारे कुछ ही आइडियाज हैं। और भी इसमें है, जैसे कि अब थॉट्स तो आपने आपको पता ही है कि थॉट्स क्या है। थॉट्स है आपका जो भी आपके सोच है। जब भी फॉर एग्जाम्पल आपका एक रेस्टोरेंट है या आपका एक दुकान है, अब आप चाह रहे हो कि मेरा दुकान एक थोड़ा अलग लेवल पे जाए, तो आप क्या करते हो? आप कुछ आइडिया सोचते हो कि इसको इसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए। अगर होटल है तो उसका सेल कैसे बढ़ाया जाए, तो आप सोचते हो चलो मेन्यू में कुछ और आइटम्स ऐड कर देते हैं, चलो मेन्यू का डिजाइन कुछ और चेंज करते हैं। दीज ऑल आर योर थॉट्स या योर ओपिनियंस। आपका मत है कि शायद ऐसा करने से मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आइडिया है। मतलब जब हम लोग किसी एग्जिस्टिंग चीज में, ऑलरेडी कोई चीज है उसमें कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कुछ एडिशन करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, ऑल दीज थॉट्स जो हैं, ऑल दीज ओपिनियंस या बिलीव या विश्वास जो है वो आपका बनाता है आइडियाज। इसके अलावा क्या है? एनी काइंड ऑफ प्लान फॉर डूइंग समथिंग। कुछ भी आप जो करने जा रहे हो, कुछ भी नया करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए भी जो आप प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग भी आइडियाज ही होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा एनी काइंड ऑफ एम और पर्पस फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ऐसा लक्ष्य करने का, कुछ अलग बदलने का जो आपका सोच है, विचार है, उसके लिए जो आप थॉट्स लाते हो दिमाग में, दैट इज ऑल्सो आइडियाज। फिर आप क्या देख रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल न्यू टीचिंग आइडियाज। जैसे हम लोग टीचर्स हैं और आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप पढ़ने के ट्रिक्स खोजते हो। व्हेन यू थिंक हाउ टू रिमेम्बर सो लॉन्ग आंसर्स, तो आप आइडियाज यूज करते हो, आप शॉर्टकट्स यूज करते हो, आप कुछ फॉर्मूलाज बनाते हो, आप कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाते हो जिससे कि आप कोई चीज को, लंबे आंसर्स को भी शॉर्ट में याद कर सको। आप उसके पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं।
आप उसको लिख के याद करते हैं। वैसे ही टीचर्स भी जो है आपको कैसे नए तरीके से समझाया जाए, जैसे पहले चौक और बोर्ड से पढ़ाते थे, अभी हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम लोग भी नए तरीके सीख रहे हैं। सो दीज ऑल आर आइडियाज। कुछ भी जब आप नया करने के लिए कुछ चीजें सोचते हो, दैट इज कॉल्ड आइडिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि किसी होटल का मेन्यू आप चेंज कर रहे हो फॉर ब्रिंगिंग सम न्यू एडिशन सब्सट्रैक्शन, उस होटल को चेंज करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियाज। तो ये सारे ही आइडियाज हैं। एनी प्लान फॉर अचीविंग योर गोल, जैसे आपको अभी 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट हैव सम गोल्स। आपके जरूर कुछ ना कुछ लक्ष्य होंगे। उसको प्राप्त करने के लिए भी हम लोग बचपन से या किसी एक समय से कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ आइडियाज रखते हैं कि ये करने से, हम लोग आइडियाज लेते भी है, बोरो भी करते हैं दूसरों से कि बताइए आपने ऐसे कैसे अचीव किया, आपने क्या किया तो आपके ये गोल्स अचीव हुए। तो ये ऑल सारी बातें हम लोग प्लान करते हैं ताकि हम लोगों को नए आइडियाज जो है वो मिल सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ टॉपिक। अभी तो आपने, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक, कंटेंट, आइडियाज एंड इश्यूज। तो आपने अभी देखा कि आइडियाज क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टॉपिक क्या होता है। तो टॉपिक तो एवरी डे यू गेट अ टॉपिक, जैसे टुडेज टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग, ये आज का विषय है। तो क्या है, एनी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी विषय वस्तु जिसके ऊपर आप डिस्कशन करते हो, लिखते हो, दैट इज अ टॉपिक। फिर एनीथिंग विच कैन बी डिस्कस्ड इन अ कॉन्वर्सेशन और इन अ टेक्सुअल फॉर्म, कोई भी ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग बातचीत के द्वारा, कॉन्वर्सेशंस के द्वारा, दो लोगों के बीच या कुछ ज्यादा लोगों के बीच, बड़े ग्रुप के बीच, या हम लोग उसको टेक्सुअल रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में किसी भी तरह से जब डिस्कशन करते हैं, तो वो भी हमारा कोई टॉपिक पे ही डिस्कशन करते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल्स आप देखो, अ डिस्कशन ऑन सेक्स रेशियो इन इंडिया, ये एक टॉपिक है। भारत में सेक्स रेशियो, लड़की और लड़के की संख्या के बीच जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है। दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है, लिंगानुपात हमेशा से बराबर नहीं रहा है, इस वजह से ये एक टॉपिक है डिस्कशन का। अभी कुछ समय पहले आपने एक डिजीज देखा, जैसे कोरोना देखा, तो आपने वो पेंडेमिक का सिनेरियो देखा, तो वो एक टॉपिक था डिस्कशन के लिए उस समय के लिए। तो इस तरीके से हर समय डिस्कशन का टॉपिक जो है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड ऑफ दैट प्लेस। फिर द क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, अभी हमारे भारत में और इनफैक्ट हमारे बिहार में स्पेशली बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, इसमें क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जाए, जिसके तहत बहुत सारे नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना, नए एचएम्स का रिक्रूटमेंट होना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना, ये सारा कुछ ही इसका हिस्सा है। तो इस तरीके से वी कैन सी कि बहुत सारे जो बातें हैं जो आपके सोसाइटी में ऑलरेडी किसी न किसी फॉर्म में चल रहे हैं, वो सारे ही टॉपिक हो सकते हैं फॉर द डिस्कशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रेट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो, तो आप देख रहे हो कि कुछ टॉपिक्स, कुछ आपके सोशल इश्यूज हैं, कुछ आपके हैबिचुअल इश्यूज हैं, कुछ आपके कंट्री के कुछ अलग तरह के इश्यूज हैं, ये सारे ही मिलकर के आपके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बनाते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो सकता है आपके लिखने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज एन इशू। इशू क्या है? इशू को हम लोग हिंदी में अगर वर्ड में आप ट्रांसलेट करते हो तो इशू का मतलब होता है मुद्दा। तो मुद्दा क्या है? व्हाट इज मुद्दा? मुद्दे पे भी हम लोग लिखते हैं, हमेशा टॉपिक आता है मुद्दे के बारे में कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आप बहुत सारे आपके बुक्स में चैप्टर्स देखते हो जो अलग अलग मुद्दों को बताता है। जैसे आपके बुक में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्पेस फॉर लिविंग है। अब वही चैप्टर फर्स्ट में क्यों है? वाई इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन देयर लाइफ। ये क्यों डिस्कस कर रहा है? बिकॉज यू आर इन क्लास 10th, और जब आप क्लास 10th में हो, यू नीड टू हैव अ स्पीड, एक आपके पास एक गति होनी चाहिए ऐसी जिसके माध्यम से आप बढ़े। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर गति रखी गई है, जीवन की गति रखी गई है, ताकि आप समझ सको कि हमें किस स्पीड से बढ़ना है। दोनों के फायदे नुकसान आपको उस चैप्टर में बताया गया है कि इफ यू आर अ स्लो थिंकर, इफ यू आर अ हाइपर थिंकर, इफ यू गो स्लोली, इफ यू रन फास्टर, क्या हो सकता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि आप सोच के समझ सको कि मुझे अपने लाइफ में एक बैलेंस स्पीड चाहिए, बहुत हाई स्पीड चाहिए, बहुत स्लो चाहिए, आप सोच सको। तो इसीलिए एवरीथिंग इज कंसर्न विद द सिचुएशन। तो हमारा मुद्दा क्या हो सकता है,
तो क्या है, व्हाट इज मुद्दा, व्हाट इज इशू? एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम इन द सोसाइटी, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड। आप देखो ये बहुत ही वाइडर टर्म है, इट्स नॉट अ नैरोअर टर्म। कोई आपके सिर्फ परिवार का जो बातें हैं वो भी आपका मुद्दा हो सकता है। फैमिली इश्यूज, जैसे आप सुनते होंगे कि मेरे फैमिली में अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मेरे हेल्थ बहुत इश्यूज है, मेरे हेल्थ का, मेरे घर का बहुत इश्यूज है। तो ये माइक्रो लेवल के इश्यूज है। बट व्हेन यू सी एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट और एज अ कंट्री, वहां पे भी बहुत से इश्यूज जो है ऑलरेडी चल रहे होते हैं। जैसे अभी आप इफ एट द प्रेजेंट टाइम आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में इश्यूज चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच इश्यूज चले, कुछ दिन पहले अभी इजराइल और ईरान के बीच इश्यूज चल रहे हैं, उसके पहले रशिया और यूक्रेन के बीच इश्यूज चल रहे थे। तो एवरी टाइम समथिंग और द अदर इज ऑलवेज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, स्टेट और कंट्री और वर्ल्ड, इवन ऑन द यूनिवर्स ऑल्सो। जो प्लैनेट्स भी अपने रास्ते चेंज करते हैं, दीज ऑल आर इश्यूज। तो कुछ भी जो होता है सोसाइटी में वो सभी कुछ ही इश्यूज है। अब ये किस तरह का हो सकता है? इट कैन बी अ पॉलिटिकल इशू, इट कैन बी अ सोशल इशूज, इट कैन बी अ एजुकेशनल इशू और मॉरल इशू। किसी भी तरह का इशूज जो है वो हो सकता है। अब राजनीतिक इश्यूज क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है इंडिया में? अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी, अभी बिहार में इलेक्शंस है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, किसी अलग स्टेट में होता है, वर्ल्ड में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका के इलेक्शन से कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ऑल दीज आर पॉलिटिकल इशूज। एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन क्या है, वो जियोग्राफिकल इशूज है। तो इस तरीके से हर समय कोई ना कोई इश्यूज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि किस तरीके के आप इश्यूज, हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। एक टाइम पे बहुत ये बड़ा इशू था कि हर समय पेट्रोल का प्राइस पर डे बढ़ रहा है, कभी 10 पैसे बढ़ रहा है, कभी 20 पैसे बढ़ रहा है, कभी 2 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो है इश्यूज है। डेटा मैनिपुलेशन ड्यूरिंग कोविड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक गलत तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना भी उस समय का इशू था। कितने लोग मरे, कितने लोग बचे, कितने लोगों को सिलेंडर मिला, कितने लोगों को मास्क मिला, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया। ऑल दीज आर इश्यूज। जब वो टाइम पे, जिस भी प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें सोसाइटी में चल रही होती है वो सभी इश्यूज होते हैं। आपके लाइफ में जो चल रहा है दैट इज ऑल्सो इशू, एंड जो वर्ल्ड में चल रहा है वो भी इशू है। तो किसी भी इश्यूज पे आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है, और इसलिए यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम द इश्यूज गोइंग अराउंड योर सोसाइटी। आपके आसपास जो भी कुछ चल रहा है उससे आपको अवेयर होना पड़ेगा, तभी आप उस विषय पे लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ टर्म वाज व्हाट इज अ कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट हम लोग किसको बोलते हैं? सो कंटेंट, the manner in which the topic or any subject matter has been dealt or treated is a content। जो भी विषय वस्तु को आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं, लिख करके किसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, राइटिंग फॉर्म में, उसमें कुछ पिक्चर्स डालते हो, उसमें कभी अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, बॉक्स बनाते हो, ऑल दोज जो मिला करके जो बनता है वो होता है आपका कंटेंट। पूरा जो आप लिखते हो दैट इज कंटेंट। फिर है द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हो उस टॉपिक को, जैसे एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हो, किस तरह के एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हो। सपोज आप फेस्टिवल पे लिख रहे हो, आप बता रहे हो कि होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्यों है, आप वो एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे है, कहाँ मनाते हैं। ऑल दीज थिंग्स जो है वो मिल करके एक पूरा कंटेंट बनता है। उस टॉपिक के बारे में जो भी चीजें आप डिस्कस करते हो वो सब कुछ ही कंटेंट होता है। जैसे कि डिजाइनिंग योर पेज, आप आज के समय में सभी के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या ब्लॉग्स पे कहीं ना कहीं कोई पेज है। अब आपका पेज कैसा लग रहा है, किस तरह के फीड्स आपने उसमें डाले हैं, किस तरह के पोस्ट्स उसमें आपने डाले हैं, वो पूरा जो आपका पेज है दैट इज योर कंटेंट। इन द सेम वे एग्जाम में जो कॉपी आप लिखते हो वो आपका कंटेंट है। एग्जाम की कॉपी आपकी एग्जामिनर को कैसी दिख रही है, बहुत सारे कट्स है उसमें, बहुत गंदा है, बहुत मुरा हुआ है, तो वो एक अलग इंप्रेशन डालता है। बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसमें बहुत ही अच्छे से आपने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, बोल्ड वर्ड्स यूज किए हैं, लैंग्वेज बहुत प्रॉपर है। तो ये जब आपका सारा प्रेजेंटेशन जो होता है वो सब मिला करके आपका बनाता है कंटेंट। इसके अंदर जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सेंटेंस है। जैसे आपके बारे में आपसे किसी ने पूछा, सो हु आर यू, आपने सबसे पहले बताया आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन क्वेश्चन क्या था, हु आर यू, आप कौन है, बट आप क्या बता रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ से हो। तो ये सेंटेंस का ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होता है कि पहले आप बताए आप कौन है, यानी आपका नाम बताइए, फिर आप बताइए कि आप कहाँ से हो, तब फिर आप बताइए कुछ और आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके एजुकेशन, आपका आइडेंटिटी क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो मिलके होता है कंटेंट। यूजेस ऑफ इमेज, आप किसी इमेज का, पिक्चर का यूज करते हो, जैसे साइंस का जब आप आंसर लिखते हो उसमें डायग्राम्स बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, फिगर्स बनाते हो, मैथ्स में आप एंगल्स ड्रॉ करते हो, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ यूज करते हो। तो ऑल दीज यूजेस ऑफ इमेजेस जो है वो भी आपके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे कि इस पेज पे आपको दिख रहा है मैंने कुछ पिक्चर्स यूज किए, क्यों यूज किए, अगर ये मैं नहीं यूज करती स्टिल यू हैव अंडरस्टूड द सेम थिंग, बट आप थोड़े से इसको देख के समझते हो कि क्या हो सकता है, अट्रैक्ट होते हो। तो दैट्स वाई वी यूज इमेजेस टू अट्रैक्ट, टू मेक द कंटेंट मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा उसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूजिंग बोल्ड लेटर्स, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स, हाईलाइट करना, जैसे अभी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू फोकस, मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इस पे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको अंडरलाइन करते हैं। तो आप जब अंडरलाइन करते हो अपने कंटेंट में तो आपका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालता है। कुछ बोल्ड लेटर्स को लिखते हो, उसको कैपिटल में लिखते हो, कुछ चीज़ों को स्मॉल में लिखते हो, तो वो सारा पार्ट ऑफ राइटिंग है, डिजाइनिंग है ऑफ योर कंटेंट। अभी मैंने इतने बहुत सारे पिक्चर्स जो है कंप्यूटर और स्क्रीन के डाले हैं, बिकॉज आजकल आप जब 10th 12th पास करोगे उसके बाद मोस्टली हो सकता है अभी आपके टाइम पे भी आपको ऐसे चेंजेस मिले जहां आपको ईमेल्स के थ्रू लिखना पड़े, जहां आपको लेटर्स जो है ईमेल के थ्रू भेजना पड़े या ब्लॉग्स लिखने पड़े। तो आप ये सब देख के थोड़ा सा अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए पहले से। यूजिंग ग्राफ, चार्ट्स, एनी अदर स्टेटिस्टिकल एविडेंस, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कोई भी ये वर्ड सुन के लग रहा होगा कि हमारे काम का नहीं है, ये बड़े भैया दीदी का काम का है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे कि ग्राफ, ग्राफ 10th में भी पढ़ते हो आप, 9th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो, तो आपको इंग्लिश में ग्राफ आप कहाँ यूज करोगे। तो सपोज आपको कोई टॉपिक आया कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आपको फेवरेट फेस्टिवल, तो आपने जब लिखा कि होली है, तो आप एक ग्राफ के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हो कि इंडिया का इतना परसेंट लोग जो है वो होली सेलिब्रेट करते हैं, या आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हो कि इतने परसेंट लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, या ये मेरा फेवरेट है तो ये कितना फेवरेट है मेरा। तो उसके लिए भी आप एक पाई चार्ट बना सकते हो कि भाई मेरे ये फेवरेट फेस्टिवल्स हैं, इसमें होली इस पे है, बार डायग्राम बना सकते हो कि होली इतने पे है, दिवाली इतने पे है, छठ सबसे ऊपर है, या फिर कुछ और नीचे है। तो इस तरीके से आप ग्राफ या कोई भी स्टेटिस्टिकल एविडेंस जो आप प्रूफ कर सके कि छठ जो है इंडिया में तो सभी मनाते ही हैं, बिहार में ऑलमोस्ट 90% लोग मनाते हैं। तो इस तरीके से यू कैन यूज ग्राफ और एविडेंसेस, चार्ट्स, स्टेटिस्टिकल एविडेंस, ताकि आपका कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग हो। जब आप ये लाइन ऐड कर दोगे ना अपने पैराग्राफ में, एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल छठ पूजा है और बिहार में 99% लोग छठ सेलिब्रेट करते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो डेफिनेटली सोचेगा कि अरे वाह, इस बच्चे ने तो ग्राफ भी यूज किया, स्टेटिस्टिक्स भी यूज किया है, इसको इतना अंडरस्टैंडिंग है लिखने का, तो वो आपको ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा अच्छे देंगे। तो इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं वो फैक्चुअल हो, एविडेंस बेस्ड हो, स्टेटिस्टिकल हो, ग्राफ बेस्ड हो। नाउ हम लोग अब देखते हैं कि अभी तो तक मैंने यही बताया आपको कि पैराग्राफ होता क्या है। अब ये 4 स्लाइड्स में आपको यही अभी तक मैंने बताया कि पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस विच टॉक्स अबाउट आइडियाज, इश्यूज, टॉपिक, कंटेंट, ये सब मिला करके जब एक विषय पे कनेक्टेड सेंटेंस को हम लोग एक जगह लिखते हैं तो वो बनता है एक पैराग्राफ। फिर हमें उसी विषय वस्तु का कुछ और बातें लिखनी है तो हम पैराग्राफ चेंज करके फिर एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सीखते हैं कि पैराग्राफ को बनाए कैसे, कैसे हम लोग उसको डेवलप करें, उसका प्रोसीजर क्या होगा डेवलप करने का। तो सबसे पहले देखिए आपको मैं कुछ चीजें बता दे रही हूँ कि माइंड मैपिंग द टॉपिक और इशू। अब आप सोच रहे होंगे
ये कौन सा भूत है, माइंड मैपिंग। तो माइंड तो आप सबके पास है ही, यू ऑल हैव दिस माइंड, है ना। और उसमें एक मैप बनाना है, दिमाग में एक चित्र खींचना है कि मेरा पैराग्राफ क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक ट्री देख रहे हो, आप एक ट्री देख रहे हो, इस ट्री के बहुत से ब्रांचेस निकले हुए देख रहे हो, है ना। एक ही ट्री के बहुत से ब्रांचेस है, वैसे ही एक ही पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये समर वेकेशन के बारे में, माई मीनिंगफुल समर वेकेशन। तो मैंने अपने समर में कोई जॉब किया, मैंने कुछ नया सीखा, मैं कोई नई जगह पे गई, मैंने कोई नया फ्रेंड बनाया, ये सारी बातें मिला के मेरा समर वेकेशन बन जा रहा है। फिर आप डेवलपिंग सेंटेंसेस ऑफ द की वर्ड्स जनरेटेड फ्रॉम माइंड मैपिंग। जब आप माइंड मैपिंग करते हो तो उसके जो वर्ड्स निकल के आते हैं, जैसे यहाँ पे एक निकल के आ रहा है कि मैंने समर में क्या सीखा। अब इससे आप कुछ सेंटेंस बना दो। यहाँ पे 4 चीजें आपको दिख रही हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 चीजों से आप 2-2 सेंटेंस भी बनाओगे तो आपके 8 सेंटेंसेस बन जाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड और आई थिंक यू विल बी हैप्पी टू नो कि आपको क्लास 10th लेवल पे ओनली 50 to 60 वर्ड्स ही लिखने के लिए आता है। दैट मीन्स 5 से 6 लाइन। अगर आपने इतना पे 8 लाइन बना दिया तो सोचो आपका एक पैराग्राफ जो है 5 नंबर जो है आपका सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन टॉपिक। अब जो आपको टॉपिक है समर वेकेशन फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। तो ये कैसे इकट्ठा करोगे, समर वेकेशन आप सबको हर साल मिलता है, उसमें आप क्या करते हो। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, आप अपने आप से शुरू करो कि हम क्या करते हैं समर वेकेशन में। हम घूमने जाते हैं, हम होमवर्क्स बनाते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हम खेलते हैं, हम बहुत मस्ती करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सोए रहते हैं, हम पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। वट एवर यू थिंक, जो लिखने के लिए आपको लगे कि ये अगर मैं लिख दूं तो बहुत अच्छा मेरा टॉपिक बन जाएगा। सो एज यू विश, आप जैसा भी चाहो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप जब उसमें लिख सकते हो। अब आपका हो गया इंफॉर्मेशन, तो आपने इकट्ठा कर लिया, आपने सोच लिया कि भाई मैंने समर वेकेशन में इस बार 2 दिन नानी के यहाँ गई थी, 2 दिन होमवर्क बनाया था, 4 दिन खेला था, 5 दिन सोई रही। बन गया आपका समर वेकेशन, खत्म हो गया। उसके बाद आपको लगना है अब ये लिखूं कैसे, क्या करें, सीक्वेंसिंग द सेंटेंस इन एन ऑर्डर और फ्लो। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आपका सेंटेंस क्रमबद्ध होना चाहिए। अब आप सबसे पहले आपने जो भी किया होगा, जैसे भी आपने बिताया होगा, जनरली क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो सोचते हैं कि इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल्स खत्म हुए हैं तो अब समर वेकेशन आया है, चलो पहले रेस्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले नहीं पहले होमवर्क खत्म करो ताकि लास्ट में आराम से हम लोग जितनी मन करे मस्ती कर सकते। तो जिसका जैसा अपना आइडिया है, वो जैसे प्लान किया है उन्होंने, उस तरीके से वो अपने सेंटेंस को सीक्वेंस में बना सकते हैं 1 2 3 करके। पहले क्या लिखना है, अब अगर आपको लिखना है कि हम घूमने गए समर वेकेशन, तो आप सबसे पहले कहाँ घूमने गए, किसके साथ घूमने गए, कैसे गए, रूट क्या था, फिर आने के बारे में लिखोगे, ना कि सबसे पहले बताओगे हम वहां से घूम के इस दिन आ गए थे। ये तो नहीं शुरू करोगे। तो सीक्वेंस में शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो 1 2 3 करके आप सेंटेंस को अरेंज कर लोगे। एक और आप ये चीज देखो, ये आपको एक सैंडविच जैसा लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, ऑलमोस्ट वही है। ये इसलिए है ताकि आप समझो कि हर एक पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बीच जो ये सब्जियां मिलती है ना आपको बर्गर में, वो सब उसका बॉडी होता है, और लास्ट वाला जो नीचे का ब्रेड है वो कंक्लूजन है। इसी फॉर्म में आपको सेंटेंस लिख के पैराग्राफ या एस्से बनाना है। जो भी आप सोच रहे हैं कि 4-5 ही लाइन लिखना है तो उसमें क्या इंट्रोडक्शन, क्या बॉडी, क्या कंक्लूजन, लेकिन नहीं, एवरीथिंग हैज अ इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग हैज अ कंक्लूजन एंड एवरीथिंग हैज अ बॉडी। सभी में आप 4 लाइन में भी पहला लाइन इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फेस्टिवल पे लिख रहे हो तो आप सभी कह सकते हो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो ये एक जेनरिक इंट्रोड्यूस करने का एक लाइन हो सकता है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हो या पोल्यूशन पे लिख रहे हो, पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जनरल सेंटेंस से जब हम शुरू करते हैं उस विषय के बारे में पूरे एक जनरल बातें कहते हैं जो सब जगह एप्लीकेबल होता है, उसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बारे में स्पेसिफिकली जब आते हैं कि फेस्टिवल में मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है, मुझे क्यों वो पसंद है,
मेरे आसपास कैसे मनाया जाता है, मैं उसको कैसे मनाती हूँ। तो वो सब जो हुआ वो हो गया आपका बॉडी। और कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो कि आपका वो फेवरेट फेस्टिवल होने से क्या अच्छा हो सकता है या आप उससे क्या सीखते हो। सपोज अगर होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, जो कि बिल्कुल नहीं है बट स्टिल बहुत लोगों का है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो लोग उससे बोलते हैं कि भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि शाम को सबके घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं, खुश होते हैं, मिलते हैं। तो भाईचारा, ब्रदरहुड का एक जनरल एक मैसेज वो देता है। तो हर चीज एक मैसेज देता है। सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशंस के साथ जब एंड करते हो तो वो आपका कंक्लूजन होता है। तो इस तरीके से हर टॉपिक के कुछ इंट्रोडक्शंस लाइन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है, ये आपको याद रखना है, उसमें जरूर डालना है। तो आप इस तरीके से आप स्टार्ट कैसे करोगे, विथ एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, सेंटेंस है, किस चीज के बारे में, माय फेवरेट फेस्टिवल टॉपिक के बारे में। तो इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक को एक जेनरिक स्टेटमेंट से स्टार्ट करके उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और ट्राई टू क्लोज इट विथ अ कंक्लूडिंग लाइन, जो उसका मैसेज होगा उस विषय वस्तु का। फ्रेंडशिप पे आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, पोल्यूशन पे आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे आता है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आता है। तो उसका फायदा क्या है, उसका अगर कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है जैसे पोल्यूशन जैसा कोई प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपने उसको सोल्यूट उसके रिजोल्यूशन के लिए, उसके रेमेडीज के लिए क्या किया है अपने आसपास, वो उसका कंक्लूडिंग लाइन हो सकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि माइंड मैपिंग क्या है, जो फर्स्ट आपको मैंने बताया था, कि आपको बताया मैंने कि हर किसी का एक माइंड होता है, उसमें जब आप एक नक्शा बनाते हो कि क्या लिखना है तो आप उसको माइंड मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो माइंड मैपिंग जो है, ब्रेकिंग टॉपिक इनटू डिफरेंट सेगमेंट, एक ही टॉपिक को बहुत सारे सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके फिर सब सेगमेंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है, उसके एक मेन वो है, उसका फिर बहुत सारा ब्रांचेस निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको तोड़ते हो, ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट टॉपिक एंड इश्यूज और आइडियाज। जो भी आपको पैराग्राफ का मतलब मैंने बताया था, उन सब का जितना आप पॉसिबल हो वो सारे पॉइंट्स उस पैराग्राफ में आप इंक्लूड करो, तो इसका मतलब है कि आपका एक पैराग्राफ तैयार होता है। थिंकिंग अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बहुत जरूरी है कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें नहीं होती है किसी भी चीज में, दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बोथ कॉज एंड इफेक्ट, उसके कारण क्या है और उसका असर क्या है। बोथ सोल्यूशन एंड रेपरकेशंस, उसके समाधान क्या है और समस्या क्या है उस चीज से, जो जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको होगा वो सारी चीजों को आप उसमें मेंशन करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका एक बढ़िया पैराग्राफ जो है वो निकल के आएगा। अब ये देखो माइंड मैप का, यहाँ पे एक आपका टॉपिक का नाम हो सकता है, जैसे यहाँ हो सकता है पोल्यूशन। इसके आगे के स्लाइड में एक्चुअली इसको मैंने पूरे अच्छे से बताया भी है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रही हूँ। फिर पोल्यूशन क्या है, व्हाट, हाउ, वेयर, टाइप्स, है ना, सॉल्यूशन या कॉजेज। इस तरीके से आप सोच लो कि क्या क्या उसके ब्रेकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। एक टॉपिक को आप बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक कर सकते हो। फिर अब टाइप्स को भी बहुत सारे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, जो ये सेकंड पॉइंट है, क्रिएटिंग सब सेक्शंस। तो टाइप्स में आपको पता है कि सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। तो ये इसका सब पॉइंट्स है। इस तरीके से आप एक टॉपिक को बहुत से मल्टीपल, क्योंकि आपको बहुत से सेंटेंसेस क्रिएट करने नहीं आते हैं लंबे लंबे, तो आप पहले उसको छोटा छोटा तोड़ो और फिर उसके बाद आप उसको बनाओ। देखो पॉल्यूशन का ही मैंने बनाया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आप इसको पूरा देख लीजिए, ये है मेन टॉपिक पॉल्यूशन। अब ये इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हो गया ब्रेकिंग द मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, इसको हमने पहले ब्रेक किया। अब इसका ब्रेक हमने क्या, कोई इसका डेफिनेशन है, फिर ब्रेक किया फर्दर,
कि कैसे उसका मतलब पता चलेगा और उसके सोर्स क्या है फाइंड आउट करने के। ये बहुत बेसिक्स से मैं बता रही हूँ आपको। अब इसके कितने टाइप्स है, वो क्या है, क्या उसका कोई डेफिनेशन है, ये सब सिर्फ सोचने के लेवल पे है। अभी हमने टॉपिक के बारे में लिखा नहीं है, हम कैसे लिखेंगे ये उसकी तैयारी है। ये लिखने के लिए नहीं है, ये लिखने की तैयारी करने के लिए। आपकी तैयारी जितनी स्ट्रांग होगी, एग्जाम एक ही दिन होता है, बस तैयारी उसकी साल भर पढ़ते हो। सिलेबस पूरे साल पढ़ते हो, एग्जाम एक दिन देते हो। तो 365 दिन तैयारी करने के बाद जब आप एक दिन एग्जाम देते हो, उसका रिजल्ट और एक दिन तैयारी करके एक दिन एग्जाम देते हो, उसके रिजल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। और रिजल्ट में डिफरेंस का रीजन भी सब में यही है कि कोई बच्चा तो आपके साथ 9th से ही तैयारी कर रहा है बोर्ड की, और कोई बच्चा तो 10th के लास्ट में सेंटअप एग्जाम के बाद 2 महीने में सोच रहा है कि अब हम सारी तैयारी करेंगे। तो जो 90% और 60% और 30% वाले जो बच्चे हैं, उनके बीच यही डिफरेंस है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जितने स्ट्रांगली प्रिपरेशन करोगे, उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले टॉपिक को लिखने के पहले उसकी तैयारी करते हैं कि क्या लिखना है उसमें। फिर आप जब लिखोगे तो आसानी से आप उसको लिख सकते हो। तो आप देखो कैसे हर पॉइंट को हमने ब्रेक किया है इन डिफरेंट पॉइंट्स। व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज ऑफ क्या, पॉल्यूशन। तो क्या कॉजेज है, व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज हैं, मिसमैनेजमेंट है, वेस्ट का रिसाइकलिंग नहीं है, टाइप्स के क्या है टाइप्स। अब ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, सफरिंग क्या है, सोल्यूशंस में आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया है, विल इट बी एप्लीकेबल, विल इट, ये क्या आपके पास एप्लीकेबल है जो आप कह रहे हो, क्या वो सब जगह सोल्यूशन लगाया जा सकता है, क्या ये इम्प्लीमेंट कैसे करें उस सोल्यूशन को। सपोज आपने कहा कि हम लोग कंपोस्ट फाइल बनाएंगे, हम लोग सब घर के पीछे गड्ढा खोदेंगे और उसमें सारे घर के कचरा को डालेंगे। क्या घर सबके घर के पीछे जगह है खड्डा खोदने के लिए, क्या सबके घर में कचरे को अलग अलग रखते हैं। तो पहले आपको ये सब कुछ ही सोचना पड़ता है किसी काम को शुरू करने के पहले। इस तरीके से आप हर चीज को ब्रेक करते हैं हम लोग कि क्या उसका तरीका क्या होगा करने का। तो जब आप इतने लेवल पे प्रिपरेशंस करते हो, तब जा करके किसी टॉपिक का बहुत अच्छा पैराग्राफ आप या टॉपिक को बना सकते हो। आपने क्या किया है, ये जो कंक्लूजन होगा ना किसी भी टॉपिक का, उसमें आपने क्या किया है। जनरल से हम लोग शुरू करेंगे और स्पेसिफिक पे पहुंचेंगे। एक जनरल चीज जो सभी करते हैं और एक स्पेसिफिक जो आपने किया है। ठीक है, आप होली पे क्या करते हो, आप दिवाली पे क्या करते हो, आपका फेवरेट गेम अगर क्रिकेट है तो आप उसको खेलने के लिए क्या करते हो, अगर आप पोल्यूशन देख रहे हो तो आपने उसके मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया है, क्या आपने पेड़ लगाया है खुद से, क्या आपने खुद से कोई कंपोस्ट फाइल किया है, क्या आपने खुद से किसी के घर जाके अवेयरनेस क्रिएट किया है कि भाई प्लास्टिक यूज मत करो। तो ये जब आप करते हो तो दैट मीन्स दैट यू आर कंक्लूडिंग इट विथ द लाइंस। अब हम लोग जो है देखेंगे कि आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस रेज्ड ड्यूरिंग माइंड मैपिंग। ये सारे क्वेश्चंस है जो माइंड मैपिंग में हम लोग जिसका आंसर करते हैं हर पैराग्राफ के जो है। आप देखिए सेकंड स्टेज में क्या करना है आपको, आपको कुछ आंसर्स देने हैं। अगर आप उसके आंसर्स दे दोगे तो आप ऑलरेडी उस पैराग्राफ को लिख दोगे। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, पहला लाइन अगर आपने लिख दिया, जो पहला लाइन मैंने बताया था आपको कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इंट्रोडक्शन। सेकेंड लाइन में इसका आंसर लिख दो, व्हाट इज योर, माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिस, वाई इज योर फेवरेट फेस्टिवल, ये क्यों पसंद है आपको, आपका ये क्यों पसंद है, इसका आंसर लिख दो। वाई इज दिस योर फेवरेट, आपका ये क्यों है। व्हेन एंड वेयर डज इट सेलिब्रेटेड, कब और कहाँ इसको मनाया जाता है। तो इस तरीके से जब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हो तो, और फिर ये क्वेश्चंस को मिटा देना, पेंसिल से क्वेश्चंस लिखिए, उसके आंसर्स लिखिए, क्वेश्चंस को मिटा दीजिए, वो एक पैराग्राफ जो है डेवलप हो जाता है। ठीक है, हाउ डज इट सेलिब्रेटेड, कुछ और क्वेश्चन है। अगर आपको 6 लाइन का आंसर, 6 लाइन का पैराग्राफ बनाना है यानी 50 से 60 वर्ड का, तो मुझे लगता है 4 क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, खत्म हो जाएगा पैराग्राफ। अगर आप बड़े क्लास में हो, ज्यादा बड़ा लिखना है, 100 वर्ड्स का लिखना है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स, जो आइडियाज आपके शुरू में बात किया हमने कि क्या आइडियाज आप यूज कर सकते हो टू लर्न, टू स्पीड अप योर लर्निंग प्रोसेस, कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये सारे कुछ आइडियाज है जिसके थ्रू आप बढ़ा सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया। अब आपको फिर से लास्ट में मैं बता देती हूँ कि एक पैराग्राफ में क्या होता है। आप भी सोच रहे होगे कि आज कितना पैराग्राफ हो रहा है, इतना आसान है 5 नंबर लाना,
नहीं, इतना आसान नहीं है 5 नंबर लाना, क्योंकि ये 5 नंबर आपको 50 नंबर की तैयारी के लिए सिखाता है। तो आप पैराग्राफ में क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सारे फिर से कुछ क्वेश्चंस जो पहले मैंने आपको बताए उसी तरीके से अगर इन क्वेश्चंस के भी आप टॉपिक का आंसर देते हो, जैसे आया पेंडेमिक, कोविड, कोविड क्या है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे, ये सब अगर आप लिख दो तो आपका वो टॉपिक बन जाएगा। किसी भी टॉपिक को आप इमेजिन करिए दिमाग में, कोई भी टॉपिक आप इमेजिन करिए और फिर सोचिए कि ये सब ही अगर माई स्कूल पे आया, मेरे स्कूल का नाम क्या है, मेरा स्कूल कहाँ है, उसमें कितने कमरे हैं, वो कब शुरू हुआ था, वो क्यों है, उससे क्या फायदे हैं, वो लिख दो, आपका टॉपिक बन गया। फ्रेंडशिप पे आ गया, फ्रेंडशिप क्या होता है, मेरे लिए फ्रेंडशिप क्या है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कितने दोस्तों में क्या अच्छा इक्वालिटी है, क्यों है, वो सब लिख दो, आपका पैराग्राफ बन गया। तो किसी भी विषय पे आप अगर ये प्रश्न के आंसर करते हो, आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। नाउ एक एग्जाम्पल देखो, ये क्या है कोविड, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, आप पहले इसको देख लो पूरा और फिर समझो कि ये क्या है। देखिए, आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़िए, कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस, एक वायरस के थ्रू हुआ। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है, इसका आंसर दिया मैंने। फिर क्या बताया, कैसे ये हाउ हुआ, तो कैसे स्प्रेड हुआ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ स्टडीज कहते हैं कि ये चाइना में कुछ मीट के खाने से या किसी लेबोरेटरी में बनाने से हुआ है। इफेक्ट उसका क्या हुआ, रिजल्ट्स क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, और कंक्लूडिंग लाइन में हमने लिख दिया कि डिजीज हैज टॉट मेनी थिंग्स टू ह्यूमन बीइंग, हेल्पिंग ईच अदर इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लोगों को एक दूसरे की मदद करना तो जरूर हमने कोरोना के समय सीखा, बिकॉज उस समय सभी लोग अपने घर में अकेले हो गए थे। तो इस तरीके से हर चीज का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होता है, सबको मिलाते जब आप है तो आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ न्यू टिप्स, सिंपल टिप्स बता देती हूँ कि आप कैसे लिखोगे। देखो, सिंपल सेंटेंस यूज करिए, बिकॉज स्पेशली मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं, इंग्लिश थोड़ा उनका प्रॉब्लमेटिक है, तो आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लंबा लंबा सेंटेंस लिखने की कोशिश ना करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें, सिंपल सेंटेंस का यूज करें, कोशिश करिए थर्ड पर्सन में लिखने का, पर्सनल लेवल पे लिखने की कोशिश ना करिए, मी, आई, माई, ये सारे वर्ड्स को अवॉइड करिए। मेंटेन द फ्लो एंड ट्रांजिशन, सीक्वेंस में लिखिए, पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, ये सोचिए। मेक द पैराग्राफ ओपिनियन फ्री, आप अपने ओपिनियंस ज़्यादा उसमें ना थोपिए, उसका जनरल जो मतलब है वही लिखिए। ये है कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स, ये जो आपने बताया, मैंने बताया ना कि फ्लो और ट्रांजिशन मेंटेन करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सो, हेंस, हाउएवर, फर्दर, इंडीड, इनफैक्ट, ये सब ट्रांजिशन के लिए वर्ड्स यूज करते हैं। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। आई एम हेयर सो आई कैन गो देयर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। आई केम टू द स्टेशन सो दैट आई कैन रीच टू समवेयर, मैं स्टेशन पे इसलिए आई हूँ सो दैट, तो ये जो सो दैट है ये ट्रांजिशन है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए इस वर्ड को हमने जोड़ने का, कंजंक्शन जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो, जोड़ने के लिए सेंटेंसेस यूज करते हो, वो आप यहाँ पे यूज करना जरूरी है। फिर इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर, जो आपको पहले भी बताया कि आप एविडेंस, चार्ट्स, फिगर्स जितना हो सके उतना यूज करिए, उससे आपका बहुत इम्पैक्टफुल पैराग्राफ बन सकता है। कीप द टारगेट रीडर इन माइंड, जो आपका पैराग्राफ पढ़ने वाला है उसके दिमाग को ध्यान में रख के लिखिए। एग्जाम, यहाँ आपका टारगेट रीडर है आपका परीक्षक, आपका कॉपी जो चेक करेगा वो आपका टारगेट रीडर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ज्ञान देने के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। जैसे कोई स्पीच दे रहा है और वहाँ पे जनता जो है प्रवचन सुनने आई है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस तरह की बातें नहीं करेंगे, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। लेकिन एग्जाम में कॉपी में लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि वो जो चेक कर रहा है वो मेरे टीचर्स हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है, तो उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। मेंटेन द लेवल ऑफ राइटिंग एज पर द रीडर, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट,
तो ये सिर्फ आपके एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की है ताकि आगे के लिए भी आपका बेस तैयार हो जाए कि आपको जब भी आप लिखो, जैसे आप किसी जर्नल में आर्टिकल लिखने जाओगे, कभी कोई ऐसे लिखोगे, कभी कहीं पे जीतोगे, तो आप वहाँ पे कैसा लिखोगे ये बनाओगे, तो आपका रीडर जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है, कंटेंट जो है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको लिखनी पड़ेंगी। सो हैप्पी राइटिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप बेस्ट फॉर यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन योर कमेंट बॉक्स, हम लोग ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। तो आपको जो भी एग्जाम्स में टॉपिक आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, आप वो सारे टॉपिक्स को एक जगह लिखिए और पर डे एक एक टॉपिक उठाइए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही दिन में सारे लिख दीजिए, पर डे या पर वीक 2-2 टॉपिक उठाइए, 6-6 लाइन लिखना है, रोज लिखिए और रोज लिखेंगे, शुरू कर देंगे तो फिर आगे कोई डर नहीं होगा। जो कोटेशन था याद रखिएगा, स्टार्ट करने में ही डर होता है, उसके बाद कोई डर नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।